बैठना हफ्ता में कम से कम 3-4 दिन तो वही जाता। देखा, सवाल बहुत बड़ा बड़ा है। पहले हम कांग्रेस के लिए काम करते थे, जिंदगी भर जितनी जिंदगी बची है, जो लोग कांग्रेस से मोहब्बत करते हैं, जिनको कांग्रेस के इतिहास के बारे में पता है, कांग्रेस के नेताओं के कृतित्व और नेतृत्व के बारे में पता है, वो सारे लोग कांग्रेस के लिए काम करेंगे जीवन के अंतिम क्षण तक। इसमें कोई संशय नहीं सकती। लेकिन साथियों, राजनीति में दौर बदलता है। अगर परिस्थिति के साथ हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आप कितना भी कीमती सामान रखिए घर में और बरसात आए और आप उसका छाजन न करिए, अगर आपकी मड़ैया छू रही है, घर छू रहा है, तो आपका कितना भी कीमती सामान हो वो बर्बाद हो जाएगा। गर्मी में कोई ऐसी चीज जो गर्मी में खराब हो जाती है और उसका प्रबंधन कायदे से नहीं करेंगे, तो इसी तरीके से जीवन में, समाज में, राजनीति में परिवर्तन बहुत जरूरी है और परिवर्तन होते रहना चाहिए। फर्क केवल इतना है कि परिवर्तन के साथ अगर हम खुद को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं तो हमको मिटने से कोई रोक नहीं सकता है, बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता। तो पहली बात तो ये कि परिवर्तन जो हो रहा है उस परिवर्तन के साथ खुद को जोड़ना। परिवर्तन क्या हो रहा है? हमारा गठबंधन किस पार्टी से? हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश में एक बहुत मजबूत राजनीतिक जिनका आधार है। मैं इस पर नहीं जाना चाहता कि परिस्थितियां आखिर में कौन सी पैदा हुई उत्तर प्रदेश में, कि जो लोग हमको 2 सीट देने के लिए आनाकानी कर रहे थे वो हमारी शर्तों पर हमारे साथ आने के लिए तैयार हो गए। ये सब बात की बातें हैं, हम लोग फिर बैठ के बात करेंगे। लेकिन अब जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में देखिए, राजनीतिक संबंध जो होते हैं, खास करके जब 2 विचारधाराएं परिस्थिति बस मिलती हैं, तो वो कितने दिन तक, कितने कदम तक साथ चलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए आपको आपका हक तब मिलेगा, आपकी अपनी ताकत जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से आपके सामने वाला आपको अपना हक। तो आपको अपनी ताकत को बढ़ाना है, आपको अपनी ताकत, और वो ताकत यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब लोग अपने में बहुत ही प्रभावशाली, बहुत मजबूत और बहुत पुख्ता इरादे वाले लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सब लोगों ने मेहनत की, मेहनत का परिणाम उनके साथ। लेकिन होता क्या है कि आज हम सब आपस में बैठ करके जो चर्चा कर रहे हैं राजनीति की, कल की बैठक में ये स्वरूप बदल जाता है। ये स्वरूप बदलता ऐसे है कि कुछ चेहरे तो कॉमन रहते हैं, लेकिन बहुत सारे चेहरे जिनकी हम उम्मीद करते हैं, जो अपेक्षित चेहरे हैं, जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो संगठन में कंटिन्यूटी उनकी नहीं होती है, उनकी निरंतरता नहीं होती। तो निरंतरता नहीं रहेगी तो संगठन का प्रभाव जो है वो न तो जनता पर प्रभावशाली होगा और न तो आपके नेतृत्व को ही प्रभावशाली बना पाएगा। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। जैसे आपने सांसद चुना, हमारे सांसद जी अभी कह रहे थे युवराज भाई कि उन्होंने कहा कि हमारे सांसद संघर्ष नहीं कर सकते। मेरा मन तो हुआ कि भाई मैं कह दूं कि मेरे नेता को मेरी मीटिंग में आप कह रहे हैं कि संघर्ष नहीं कर सकते। ये आज उज्ज्वल रमण जी हमारे नेता हैं। ये अलग बात है कि पिता पुत्र हैं, लेकिन हमारे नेता को आप हमारी मीटिंग में कह रहे हैं कि वो संघर्ष नहीं कर सकते, वो मजाक की बात है। लेकिन आप इतना समझिए कि वो उज्ज्वल रमण जी जिस पृष्ठभूमि से आए, वो कभी राजनीतिक कांग्रेस की विचारधारा से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन जो उम्र है उनकी, वो इस उम्र के इस पड़ाव पर वो कांग्रेस में आए हैं कि मेरा पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद है। मैं कांग्रेस को जितना जानता हूं कि कांग्रेस में आने के बाद अगर आदमी का ये जमीर थोड़ा बहुत भी जिंदा है तो कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस के संस्कार छोड़कर के दोबारा जाने की स्थिति में कभी नहीं। लेकिन वो जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए हैं
उन साथियों को भी बड़ा दिल करके आपको अपने अंदर समायोजित, जिस विचारधारा से आए हैं वो कई चर्चाएं बहुत होती हैं पूरे जिले से लोग, कहा भैया सफाई वाले गुड़ का गंजा तो सांसद जी क्या कर तो कर रहे हैं, हमका सांसद जी तो ठंडा लग तो गायब था कि हमारे बगल जी नहीं आओ भाई, जो समय देगा। देखिए आप समझ लीजिए, स्त्री, लता और राजा, ये चाणक्य की नीति। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री, लता और राजा, ये तीन का स्वभाव होता है कि जो इनके नजदीक रहेगा ये इसी पर आश्रित हो जाते हैं, इसी के आसक्त हो जाते हैं। तो आप भी राजनीति में समय दो ना भाई, अपने जनप्रतिनिधि के पास अपनी समस्याएं लेकर के जाओ। अगर आपको कहे कि नहीं आप हमारे पास मत आइए, बहुत काम लेकर के आते हैं, तब तो आप आरोप लगा सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अभी रंगराज भाई ने भी कहा, इसके पहले भी वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस कमजोर क्यों? कांग्रेस केवल एक कारण से कमजोर नहीं हुई। कांग्रेस ने जो दंश झेला है, कांग्रेस ने जो पीड़ा सही है, वो पीड़ा केवल कांग्रेस की नहीं है, पूरे देश की पीड़ा है। पूरी दुनिया में कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा। पूरी दुनिया में कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसने इंदिरा गांधी जैसा अपना नेतृत्व खोया हो, जिसकी हत्या हुई हो देश में। पूरी दुनिया में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसने राजीव गांधी जैसा अपना बहुत सलोना, बहुत समझदार और पूरी दुनिया के राजनीतिक क्षितिज पर, जिसके आभा मंडल की इतना जबरदस्त आभा मंडल था कि वो आदमी खड़ा हो जाता था, चाहे अमेरिका, चाहे रसिया हो, चाहे जापान हो, सारे के सारे लोगों की आभा मंडल व्यक्तित्व के आगे समाप्त हो जाती थी, उनकी भी हत्या हो गई। झेला है किसी राजनीतिक दल। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात हुई, इस देश में धर्म और जाति की राजनीति शुरू हो गई, जो कांग्रेस ने कभी नहीं, कांग्रेस ने कभी किया ही नहीं। और यह बात मैं इसलिए आज कह रहा हूं कि 1971 में इंदिरा गांधी ने इस बात को लाल किले की प्राचीर से कहा, किस हिंदुस्तान को, जो हिंदुस्तान को चंद्रमा पर और मंगल पर ले जाने की बात हम कर रहे हैं, जिस हिंदुस्तान को दुनिया के पर्दे पर ले जाकर के सबसे ऊंची श्रेणी में, ऊंचे पायदान पर लेकर के जाना चाहते हैं, उसमें उस हिंदुस्तान में आज धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले, नफरत करने वाले पैदा हो रहे हैं। इस हिंदुस्तान में जाति विभेद करने वाले पैदा हो रहे हैं। लेकिन अफसोस कि इंदिरा गांधी की बात उस समय लोगों ने नहीं मानी। 1971-72 की लड़ाई में निश्चित रूप से हिंदुस्तान की फौजों ने अपने शौर्य और पराक्रम से अमेरिका जैसे, मतलब ये कहिए कि सर्वशक्तिशाली मुल्क को, जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, उसको घुटनों के बल लिया करके एक बांग्लादेश का निर्माण कर दिया इंदिरा गांधी ने। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और 5 वर्ष के बाद इस देश में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी हार। ये जहर है, ये जहर समाज के लिए और देश के लिए है। वो क्या था? 29 महीने में सरकार चली गई मोरारजी देसाई, और वही इंदिरा गांधी हारी जिन्होंने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करके, पाकिस्तान के 2 टुकड़े केवल नहीं किए, केवल 84 सैनिकों की शहादत के बाद उनके 90,000 सैनिकों को घुटनों के ऊपर ले आकर के और भारतीय फौजों ने हिंदुस्तान का परचम लहराया अमेरिका। और फिर हम सुन, लोग कहते हैं, अभी कह रहे थे कि इमरजेंसी की बात, लाल बहादुर की बात, ये सही बात है। अभी श्याम नारायण जी ने जो कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, मोदी के फेल्योर का मुद्दा, बलात्कार का मुद्दा, इन सारे मुद्दों को दफन करने के लिए ये मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन जब आप लोगों के बीच में जाएंगे, वो हाफ पैंट वाले जो नागपुर से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, वो मिलेंगे, वो सवाल खड़ा करेंगे कि हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी केवल इस बात के लिए लगाई कि उनके प्रधानमंत्री का पद जा रहा था, और इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने उनके संसद की सदस्यता समाप्त कर दी थी, कहा कि आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। लेकिन उनको सच्चाई बतानी पड़ेगी, इस बात की जानकारी उनको रहनी चाहिए। तो 2-3 बातें आप समझ लीजिए। पहली बात ये कि संविधान की धारा 352 के अंतर्गत
ये मुकम्मल व्यवस्था है संविधान में कि अगर सरकार चाहे तो किन किन परिस्थितियों में देश में आपातकाल लागू किया जा सकता है। और इस देश में पहली बार आपातकाल नहीं लागू हुआ, 1962 में लागू हुआ, 67 में लागू हुआ, 71 में लागू हुआ और उसके बाद लागू हुआ 1975, 12 जून सन 1975। और किन परिस्थितियों में लागू हुआ? जो लोग इमरजेंसी के दौरान जो लोग होंगे, सांवरिया जी 18 दिन तक लगातार भारतीय रेलों का चक्का जाम कर दिया लोगों ने। 18 दिन तक लगातार स्कूल कॉलेज बंद हो गए, केवल अफवाहों पर। अफवाहें उड़ाई गई कि अपने बच्चों को स्कूल में मत भेजो। स्कूल में इसलिए मत भेजो कि उनको इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, उनका प्रजनन की जो क्षमता है वो समाप्त कर दी जाएगी, जबरदस्ती नसबंदी कर दी जाएगी। रामलीला ग्राउंड में ये मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण एक बड़ी रैली करके कह रहे थे हिंदुस्तान की आर्मी को और पुलिस को कि आप लोग इस सरकार के खिलाफ बगावत करें। सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो गई थी। उस स्थिति में ये मजबूरी थी सरकार की कि इस देश को चलाने के लिए इमरजेंसी आवश्यक थी। और इमरजेंसी केवल इंदिरा गांधी ने, केवल इंदिरा गांधी ने इस बात के लिए इमरजेंसी नहीं लगाई कि उनकी संसद सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। आप इस बात को नोट कर लीजिए चाहे तो। 12 जून सन 1975 को इंदिरा गांधी के संसद सदस्यता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है और 24 जून को हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सदस्यता को बाकायदे बहाल ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपको देश की जरूरत है और आप देश के प्रधानमंत्री बनकर के देश की सेवा करिए, देश को संभालिए। और 26 जून को उसके 2 दिन के बाद इंदिरा जी ने इस देश में इमरजेंसी की घोषणा की। सच्चाई ये है इमरजेंसी की। इस बात को बताइए आप लोगों को इसलिए पता। आज क्या हो रहा है? वो घोषित इमरजेंसी थी और यमतमाल की मीटिंग में जाकर के इंदिरा गांधी ने कहा कि मैंने भारी मन से इमरजेंसी लगाई है देश में। ये मेरा मस्तिष्क पीड़ा से एकदम भर गया जितने समय मैंने इस देश में आपातकाल की घोषणा की। उन्होंने इस बात के लिए माफी भी मांगी और एक बार नहीं कई बार इस देश से माफी मांगी। और ये नरेंद्र मोदी की जो चाल है, भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो चाल है, इस चाल को आप समझिए। ये चाल केवल इसलिए नहीं कि आप इमरजेंसी का जवाब दे दीजिए। वो बहुत सारे लोग, वो बहुत सारी राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, आपके हिस्से हैं, आपके हमकदम बनकर के चल रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं इमरजेंसी के दरमियान इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ खड़े। वो इमरजेंसी के मामले में आपसे अलग बैठे, उनकी आवाज आपकी आवाज से अलग हो, इसलिए यह तीर फेंका गया। लेकिन मैंने कहा कि राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ये राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती है। परिस्थितियों को आप समझिए। आज दौर किस बात का है? दौर है एक अकेले राहुल गांधी ने, और ये बात कहने में मुझे फख्र है मेरे नेता, एक अकेले राहुल गांधी ने इस देश से केवल जमहूरियत और लोकतंत्र को मजबूत नहीं किया, इस देश के करोड़ों लोगों के अंदर जो एक भय का वातावरण था, जो एक दहशत थी हुकूमत की कि हुकूमत के खिलाफ अगर आवाज उठाएंगे तो हमको जेल के शीशों में डाल दिया जाएगा। और ये कोई ऐसे ही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि डिटेंशन सेंटर बने थे। कई लोगों को, हजारों लोगों को उन जेलों में ले जाकर के रखा गया। उन जेलों में ले जाकर के उनको खाना पानी नहीं दिया गया, जो नियमित आवश्यकताएं होती हैं उससे उनको वंचित रखा गया। और इस देश में जैसे नोटबंदी की चर्चा कर रहे हैं, ये नोटबंदी नहीं है। आप लोग इसलिए कह रहे हैं कि बौद्धिक रूप से जब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत नहीं हो तब तक ये संघी लोगों से आप मुकाबला नहीं कर सकते। बौद्धिक रूप से इसलिए कह रहे हैं कि ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। 1938 में एक किताब लिखी गई है, गोलवलकर ने एक किताब लिखी। ये जो मोदी कर रहे हैं उसको समझिए क्यों कर रहे हैं।
ये मोदी की अपनी सोच नहीं, अपनी विचारधारा नहीं। संघ के जो संस्थापक थे गोलवलकर, उन्होंने एक किताब लिखी है 1938 में, और किताब के एक एक पन्ने में जो एक एक अक्षर लिखा हुआ है, उन एक एक अक्षर पर अक्षरशः ये मोदी सरकार पालन कर रही। पहला काम उनका है कि जिस मुल्क की आवाम पेट भर खाना खाएगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, उनके पढ़ने का साधन, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, सारी सुविधाएं रहेगी, अगर पेट भरा रहेगा तो हुकूमत के खिलाफ वो खड़े हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम करो कि आवाम को कमजोर करो, आवाम का पेट खाली करो, आवाम अच्छे कपड़े न पहन पाए, आवाम के सुख सुविधाओं में कमी करो, भले छीनना पड़े। वो नोटबंदी जो थी वो आपके अंदर आर्थिक असुरक्षा की भावना, फिर उसके बाद किसान बिल, किसान कह रहा है कि नहीं चाहिए, सरकार कह रहे नहीं हम देंगे, किसान कह रहा है भैया नहीं देंगे, और 100 दिन तक लगातार किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा था। और कैसे कैसे किसानों को इन लोगों ने प्रताड़ित किया, किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी गई केवल दहशत पैदा करने के लिए कि किसानी जो करते हैं, जिनके पास बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, 100-200 बीघा खेत है, किसान डर जाए सरकार से कि भैया सरकार जब चाहेगी तब हमारा खेत ले लेगी, हम भूमिहीन हो जाएंगे। वो भी एक डर था। तीसरा डर CAA NRC, आपके नागरिकता पर सवाल था। गलतफहमी लोगों को हो गई कि केवल मतलूब मियां की नागरिकता पर, केवल इनकी नागरिकता पर सवाल आएगा। वो नागरिकता का सवाल हिंदुस्तान के हर आदमी के ऊपर खड़ा होता। और जानते हैं जब नागरिकता का सवाल आता तो सवाल कोई SDM और तहसीलदार जाकर के आपकी वो नहीं भरता कि आप क्या कहते हैं आपके दादा के दादा के दादा यहाँ आए थे। वो संघ का कोई आदमी हाफ पैंट पहन करके वहां बैठा रहता और वो लिखता कि नहीं है हिंदुस्तान के नागरिक बनने लायक नहीं है, ये हिंदुस्तान के नागरिक भाई नहीं है। आपकी संपत्ति, आपका जो संवैधानिक अधिकार है, सब पर कुठाराघात होता और सबकी लड़ाई। अगर किसी ने लड़ी, आज चाहे वो भी सीना फुला करके चले, हमारे नेता के पीछे चलता है तो अच्छा लगता है कि चलिए देर आया दुरुस्त आए, आज चाहे जो भी सीना फुला करके चले, लेकिन सच तो ये है कि इस देश में आज भी एक विचारधारा है, जिस विचारधारा के ऊपर जब आदमी हर तरफ से निराश हो जाता है, कहीं से कुछ नहीं उसको आशा की किरण दिखाई देती, चारों तरफ अंधेरा है, तो एक उम्मीद उसको जगती है, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और उस विचारधारा के साथ हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने केवल उस विचारधारा को कमजोर नहीं किया, हम लोगों ने उस विचारधारा को उपहास उड़ाया। आप याद करिए, रंगराज सिंह जब कांग्रेस का झंडा लेकर के निकलते थे तो यही करछना बाजार में, करछना तहसील में ऐसे भी लोग थे जो अब उपहास उड़ाते थे कि देखिए आगे। हमसे अभी आज से 8 महीने पहले मैंने एक साथी को कांग्रेस ज्वाइन कराया, तहसील में बड़े वकील हैं, थाने का इंस्पेक्टर बुला करके उनसे कह रहे हैं कि अरे वकील साहब आप कहाँ फंस गए, किस पार्टी में चले गए जिसका कोई भविष्य ही नहीं। आप समझिए कि इस दौर से हम गुजरे, और आज मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं है मुझे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे साथी नहीं आ पाए हैं, परिस्थिति रहे होगी, लेकिन अध्यक्ष एक चीज समझिए, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और ये एक बार नहीं कई बार हो चुका है। आपके जो मंडल अध्यक्ष नहीं है उनको तुरंत बदल दीजिए बगैर कोई मौका दिए। जो भी आपके न्याय पंचायत के अध्यक्ष नहीं आए हैं, आप उनसे फोन से बात कर लीजिए कि वजह क्या